हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और यकीनन जो है वो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने कहा कि उन क्वेश्चंस को ही मैं जो है वो कवर करूं। पिछली वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि स्टूडेंट वीज़े और एडमिशन के हवाले से चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट भी करूं। और बहुत सारे इसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि वेरिएबल्स हैं और फाइनेंस के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज उसको जो है वो थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं और आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि कैसे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको हो सकती हैं एडमिशन के और वीज़ा के हवाले से। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है फैमिली के हवाले से बहुत सारे जो कपल्स हैं या फैमिलीज़ वाले हैं, उनको ये होता है कि भाई बजट या हमारे पास कितना पैसा अकाउंट में होना चाहिए। तो देखिए, न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप यूके में हैं या कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के अंदर जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर आपको जो फ़ी है वो पूरी ही देनी पड़ती है पूरे कोर्स की। तो अगर 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर की आपको देनी पड़ेगी, और 1.5 का है तो उसके अंदर ये है कि आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1.5 ईयर्स की पूरी फ़ी दे दें, और लेकिन उसमें फिर ये होगा कि आपको वीज़ा मोस्टली जो है वो 1 ईयर का ही मिलता है। तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप 1 ईयर की फ़ीस दें और जो है वो वीज़ा फिर 1 ईयर का मिलेगा। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या होगा कि जब 1 ईयर के बाद ये उस केस में बता रहा हूँ जब आपका जो कोर्स है वो 1.5 ईयर्स का है, तो 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद एक्सटेंड होगा आपका, तो आपको वीज़ा फ़ी जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। अच्छा, फाइनेंस में जो है वो एक तो आपके पास ट्यूशन फ़ी जो है ये होनी चाहिए, प्लस प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए $20,000 न्यूजीलैंड डॉलर ये स्टेटमेंट में होना चाहिए। मिनिमम 3 मंथ्स का स्टेटमेंट, 6 मंथ्स का हो तो आइडियल है, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स चाहिए होता है। और अगर साथ में स्पाउस हैं और डिपेंडेंट हैं तो उनका $5,000 न्यूजीलैंड डॉलर और ऐड कर लें। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो उसमें 20,000 प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो गए और 5,000 ईच डिपेंडेंट एंड स्पाउस, तो इसमें 15 और ऐड कर ले, तो 20 + 15 35, तो 35,000 न्यूजीलैंड डॉलर ये आपको मिनिमम चाहिए है, और प्लस ट्यूशन फ़ी। कोशिश करें कि जो कैलकुलेशन है ना वो न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से रखें, पाक रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ में नहीं करें, इसलिए कि करेंसी के डिफरेंस का चेंज आता है तो आपका सारा बजट आउट हो जाता है। ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट के साथ भी हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो उनके पास अकाउंट में इतने थे, लेकिन किसी वजह से डिफरेंस आया करेंसी में, और वो यानी कि 8 लाख या 10 लाख रुपए जो शॉर्ट थे, फिर उन्हें दोबारा फर्दर ऐड किए। अच्छा, अगर आप के स्पाउस के पास इतने पैसे नहीं हैं या आपके पास नहीं है, तो आपके फाइनेंशियल गारंटर भी हो सकते हैं। और फाइनेंशियल गारंटर जो है उसके अंदर आपके फादर, आपके मदर, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिबलिंग्स, सिर्फ ये हो सकते हैं गारंटर, ठीक है ना। और बाकी रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की वही है, 3 मंथ्स मिनिमम। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि जो टाइमिंग है ना, अभी जैसे कि अब जुलाई के हम कोई केसेस नहीं ले रहे, इसलिए कि इमिग्रेशन को मिनिमम 3 मंथ्स पहले आपने सबमिट कराना है वीज़े का, इसलिए कि जो उनकी टाइमिंग है प्रोसेसिंग की, आप एटलीस्ट उनको 3 मंथ्स दें, सही है। और उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि कभी कभार लोड भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो अभी जैसे कि अप्रैल चल रहा है, अप्रैल ऑलमोस्ट ख़त्म पे, तो जुलाई इनटेक में तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी केसेस आ रहे हैं हम उनको कह रहे हैं कि आप जो है जनवरी की या फरवरी का जो इनटेक है उसके लिए तैयारी करें। उसमें ये कि आपको ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने में। अच्छा, इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज का लोग काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आइल्स चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो देखें, ये अगर आपकी जो मोड्स ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश में है प्रीवियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें यूनिवर्सिटी को तो शायद ना चाहिए हो, लेकिन इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को चाहिए होता है, तो आपको बहरहाल वो तो करना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये कि आप बाद में करें, आप अभी कर लें। और पीटी भी एक्सेप्टेबल है और आइल्स भी एक्सेप्टेबल है। और आइल्स में अगर आपका किसी बैंड में कम आता है तो आप उसको रीडू भी कर सकते हैं, एक बैंड को। ये आई थिंक पिछले साल से आइल्स ने अलाउ किया हुआ। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया है, फाइनेंस का मैंने कवर कर लिया है। और दूसरा मैंने बताया कि
NZQA की जो असेसमेंट है, अच्छा इसमें आपको HEC की अटेस्टेशन नहीं चाहिए, और NZQA की जो है असेसमेंट वो टीचिंग के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें चाहिए होगा, इसलिए कि उसका एक अलग ही पाथवे बनता है। तो वो अगर आप एडमिशन जब अप्लाई करेंगे तो NZQA को भेजेंगे आपकी डिटेल सारी, और वो फिर असेसमेंट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की, और उसकी बेस पे वो बताएंगे भाई प्राइमरी टीचिंग के लिए आप ज़्यादा सूटेबल हैं या सेकेंडरी के लिए। तो टीचिंग के अलावा जो है NZQA के असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा टाइमिंग का मैंने बता दिया कि भाई आपके पास 3 मंथ्स पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और शुरू में तो आपका ऑनलाइन स्टेटस कोई ऐसा नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आपकी असेसमेंट वगैरह सारी हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर वो स्टेटस चेंज होता है और फिर इमिग्रेशन ऑफिसर असाइन होता है। तो वंस इमिग्रेशन ऑफिसर असाइन टू योर एप्लीकेशन, इट मीन्स कि आपके मोर देन 70-80% एप्लीकेशन एसेस हो गई है, तो डिसीजन की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल की भी वही बात है कि मेडिकल की वैलिडिटी होती है, आई थिंक 3 मंथ्स होती है, तो वो भी जो है वो आप उसी हिसाब से कराएं कि आपकी वैलिडिटी रहे एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, तो उसको भी बहुत जल्दी नहीं कराएं। और उसमें ये कि आपका जो है वो मेडिकल सिर्फ यानी कि एक जनरल मेडिकल चाहिए होता है, और स्पाउस के लिए भी ऐसा ही है, उसमें कोई इतनी डिटेल मेडिकल नहीं, अनटिल कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की मैंने ये एडमिशन की और भी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपको और फर्दर डिटेल चाहिए तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन लोग काफ़ी कॉमनली पूछते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करें या कौन से कॉलेज में। तो देखें, इसके अंदर जो है ना ये वेरी करता है केस टू केस। एक तो ये कि डिपेंड करता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, और इसलिए कि कुछ यूनिवर्सिटी के स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर आपको यानी कि मेडिकल साइड पे जाना है मेडिसिन में, तो उसके लिए आपकी ओटागो यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी के लिए ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है AUT, और बिज़नेस फाइनेंस के लिए वाइकाटो है। स्टैंडर्ड वाइज सारी ही अच्छी हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है। जो मेजर डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का आएगा, इसलिए कि सिटी चेंज हो जाता है, और ट्यूशन फ़ी है आपकी चेंज होगी। स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखें न्यूजीलैंड के अंदर स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। हाँ, 5 to 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर आपको मिल जाएगा अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो ऑफ़र करती हैं, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करती है, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वेलिंगटन भी करती है। तो बाकी मेन मैं जो समझता हूँ कि वो फाइनेंस ही है। कॉलेजेस की तरफ हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, इसलिए कि कॉलेजेस का जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी कम है। अगर आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई करेंगे तो वीज़ा के चांसेस 90-95% होते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ इफ़ यू आर मीटिंग ऑल द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो चलें, आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरा नंबर भी है। हम फुल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एडमिशन एंड वीज़ा सर्विसेज, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करें, और हमारी टीम का कोई ना कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर हम जो है आपको फर्दर गाइड करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।